हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आयुष शर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा, और नीट 2026 की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज को लेकर आज हम आपके सामने आ गए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आज के पेपर UT05 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। सबसे पहले हम लोग आते हैं फिजिक्स के सेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर। तो सबसे पहले आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपके 40 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 20 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 40 ग्राम वाटर जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें 20 ग्राम आइस जो कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसको मिक्स किया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक तरफ आप ले लीजिए आइस यानी कि बर्फ, और दूसरी तरफ आप ले लीजिए वाटर। तो आइस जो है वो थी आपके 20 ग्राम और वाटर जो है वो है आपके 40 ग्राम। इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है आपके 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हायर टेम्परेचर है वो एनर्जी यानी कि हीट को रिलीज करेगा, और जो लोअर टेम्परेचर है उसको हीट की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं, ये आपके आइस है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलाते, तो यहाँ पर आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से ये पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी ms डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पर मास जो है बेटा वो दे रखा है 20। स्पेसिफिक हीट आइस के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, बर्फ के लिए 0.5, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा 20। तो यहां पर इसे 200 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने के लिए। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, बर्फ जो है वो पानी में बदल रही है। तो फेज चेंज करने के लिए जो हीट दी जाती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट, और ये होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू MLF। तो इसका मास यानी कि द्रव्यमान था 20 ग्राम, और गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट जो है आइस के लिए वो होती है आपके 80। तो ये हो गया आपके 1600 कैलोरी, इसको हीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मान लेते हैं मिक्सचर का टेम्परेचर कुछ T हो जाता है। ठीक है, तो 0 से इसको आप कहाँ लेके आ रहे हो, T डिग्री सेंटीग्रेड तक के वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो गिवन हीट ms डेल्टा टी, तो मास है इसका 20, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट जल के लिए होती है 1, और डेल्टा टी जो है वो बेटा कितना है आपके T हो जाएगा। 0 - T कितना हो जाएगा T। तो ये आपको 20T कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो है टोटल हीट की रिक्वायरमेंट इस आइस को कितनी थी। अब देखते हैं कि ये जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है जो 40 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है, ये T डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा तो ये कितनी हीट रिलीज कर रहा है। तो T डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हीट इसको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी ms डेल्टा टी, और मास जो है वो है इसका 40 ग्राम। वाटर की स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, और डेल्टा टी जो है वो आपका कितना है 50 - T। तो ये हो जाएगा 40 × 50 - T कैलोरी। ये इतनी हीट जो है वो सप्लाई कर सकता है वाटर, और इस आइस को इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड। तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। तो 40 × 50 - T इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया 200 + 1600 प्लस ये 20T।
40 इंटू 20 ये कितना हो गया बेटा 200 2000 हो जाएगा। और 40 माइनस टी ये हो गया 40t बराबर 1800 प्लस 20t। ठीक है, अब इस 40t को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 60t। तो 60t बराबर 2000 माइनस 1800 ये कितना हो जाएगा बेटा 200। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 200 बाय 60 लगभग 3.33 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कुछ आपका ऑप्शन आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों तो इसमें क्या होता है आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए और हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हीट सप्लाइड ये आप इसमें करिए, आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एज शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर जो है उनमें आपके क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 4 ग्राफ दे रखे हैं। तो इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं यहाँ पर कि इनमें रिलेशन क्या होता है। तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो है वो ये आपके रिलेशन होता है। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा 5/9 इंटू F माइनस 32। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो C इज इक्वल टू 5/9F माइनस 5/9 इंटू 32 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देख सकते हैं ये तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के जैसा है। तो y एक्सिस पर तो आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस जो कि ये रहा, x एक्सिस पे आ जाएगा आपके फ़ारेनहाइट ये रहा, मास स्लोप m क्या बताएगा बेटा स्लोप जो कि कितना है 5/9। तो इसका स्लोप कैसा है बेटा पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट आप देख सकते हो कि ये कैसा है नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड ये आपका नेगेटिव है और स्लोप इसका पॉजिटिव है। ठीक है, तो m जो है वो है पॉजिटिव और c जो है वो है नेगेटिव। यानी कि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 से कम यानी कि स्लोप आपका पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट यानी कि ये आपका नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो ऐसा ग्राफ आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपके इस डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जहां पर थीटा की वैल्यू 90 से कम है यानी कि स्लोप पॉजिटिव है और इसका इंटरसेप्ट जो है वो आपका कैसा है नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। ठीक है, ये आपके डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो है करेक्ट ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ए सॉलिड इज 6 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन ऑफ द सॉलिड इज। तो बेटा हमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गिवन है और हमसे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन यानी कि आयतन प्रसार गुणांक आपको दे रखा है और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आपसे पूछा है। हमें गामा गिवन है, गामा जो कि होता है 3 अल्फा के बराबर और ये गिवन है हमें 6 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और हमसे पूछा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि एरियल एक्सपांशन जो कि होता है बीटा, ये होता है आपके 2 अल्फा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। बीटा में गामा का डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस गामा को मैं इधर ले चलता हूँ तो बीटा बराबर हो जाएगा 2/3 गामा। गामा की वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -5। तो 6 इंटू 10 की पावर -5 ये आपके गामा हो जाएगा, ये गया 2 टाइम्स तो 4 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस ये आपका हो जाएगा बीटा यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जिसको कि अपन कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके, ये देखिए, इफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज। तो यहां पर आपसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा यू, ये होता है आपके NCV डेल्टा टी के बराबर। ये हमारे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो हम देख रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डेल्टा टी पर, जो कि होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर हम इस ग्राफ में बात करें तो यहां पर जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर है। देख सकते हो आप कि इनिशियल टेम्परेचर भी 300 केल्विन था और फाइनल टेम्परेचर भी 300 केल्विन है। दैट मीन्स दोनों टेम्परेचर हमारे कैसे हैं, सेम है। जब दोनों टेम्परेचर सेम है बेटा तो टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, जीरो। जब टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस एट द रूम टेम्परेचर इज T0 विल बी। ठीक है, तो हमसे पूछिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस, यानी कि आपसे पूछा है अरेखीय बहुपरमाणविक गैस के प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी होगी। तो बेटा यदि F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F क्या है आपके, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी हो जाएगी F/2 kT के बराबर। ठीक है, जहां पर F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपको बोला है कि ये कैसी है, नॉन लीनियर आपके पॉली एटॉमिक गैस है। तो नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस है, जैसे कि हम ले सकते हैं H2O। तो H2O, तो H2O का जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैसा है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। मान लीजिए अगर आपके इसकी जगह CO2 होता तो ये कैसी होती, लीनियर होती। ठीक है, तो जो लीनियर एटम्स होते हैं, लीनियर एटम्स के लिए जो है वो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर तीनों चीजें देखी जाती है, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोड, तीनों ही मोड आपके देखे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि नेग्लेक्ट वाइब्रेशनल मोड, यानी कि आपके कंपन विधाओं को क्या मानना है, नगण्य मानना है, केवल आपके ट्रांसलेटरी और रोटेशनल ही कंसिडर करना है। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इसकी 3 होगी, वो होगी ट्रांसलेटरी की, और 3 ही होगी आपके रोटेशनल की। ठीक है, क्योंकि ये नॉन लीनियर है। अगर ये लीनियर होता, रेखीय होता जैसे कि CO2, तो इसमें रोटेशनल की जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती, 2। तो 3 + 2 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाती बेटा, इसकी 5 हो जाती। लेकिन नॉन लीनियर के लिए जो है वो कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके 6 होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसके लिए 6 है, स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, 6 है। तो स्वतंत्रता की कोटि 6 है, तो यहाँ पर इसकी औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी 6/2 kT। 2 से ये चला गया बेटा 3 बार, तो 3 kT जो है वो इसकी औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 3 kT औसत गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ पर T जो है वो दे रखा है T0, तो इसको अपन लिख देंगे 3 k T0। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन देखिए, if Cp and Cv denote specific heat of nitrogen per unit mass at constant pressure and constant volume। Cp और Cv, वास्तव में Cp और Cv क्या है, नियत दाब और नियत आयतन पर जो है किसके लिए दिया गया है, आपके
प्रति इकाई द्रव्यमान में नाइट्रोजन की विशिष्ट ऊष्माओं को दर्शाते हैं। तो आपसे पूछा है कि इनमें रिलेशन क्या होगा। अब देखिए, हमें इनसे रिलेशन पूछा गया है, तो Cp और Cv में क्या रिलेशन होता है? Cp माइनस Cv बराबर R/m, जहां पर m जो है इसका मोलर मास होता है, यानी कि मोलर द्रव्यमान। तो m है बेटा आपके मोलर द्रव्यमान, और हमें किसके लिए बोला गया है? नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है बेटा 28। ठीक है, तो यहाँ पर m की जगह क्या रख दो? 28। तो Cp माइनस Cv बराबर हो जाएगा R/28। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 में आपको यही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस जो है पहले भी आपके पूछे गए हैं। 3 rods of same dimension having thermal conductivities 3K, 2K and K. They are arranged as shown in the figure given below. Temperature of the junction is, तो आपसे पूछा है कि जंक्शन का जो टेम्परेचर है, यानी कि ये संधि का जो तापमान है वो कितना होगा। तो बेटा जंक्शन के टेम्परेचर हमसे पूछा गया है, तो इसके टेम्परेचर को हम क्या मान लेते हैं? T मान लेते हैं। संधि के तापमान को हम मान लेते हैं T। अब आप लोग देखिए कि सबसे ज्यादा हायर टेम्परेचर पर कौन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको देखना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा हायर टेम्परेचर पर कौन होगा। तो सबसे ज्यादा हायर टेम्परेचर पर है ये, तो इसमें यहां से जो है आपके ऊष्मा प्रवाहित होगी, हीट का फ्लो होगा। तो यहां से आपकी हीट जाएगी H, ये यहां से 2 पार्ट में चली जाएगी, एक इसमें चली जाएगी और एक इसमें जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हीट यानी कि हीट करंट, ऊष्मीय धारा यहाँ से जाएगी और ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। एक जाएगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ और एक जाएगी आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हीट जो फ्लो होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ उसका फ्लो होता है। तो यानी कि हायर से लोअर की तरफ जाएगी, तो अपन इसको लिख सकते हैं H बराबर H1 प्लस H2, H बराबर H1 प्लस H2। तो हीट का फॉर्मूला होता है बेटा आपके KA डेल्टा T बाई L। ठीक है, KA डेल्टा T बाई L, जहां पर डेल्टा T को आप T1 माइनस T2 भी बोल सकते हो। तो ये आपके हीट होती है, ऊष्मा होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इनकी जो ऊष्मीय चालकता है यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी है वो तीनों की अलग अलग है, 3K, 2K और K। लेकिन यहाँ पर आपके इनकी डायमेंशन सेम है, यानी कि इनकी विमाएं समान है। तो बेटा डायमेंशन सेम है यानी कि इनका एरिया भी सेम है और इनकी लेंथ जो है वो भी सेम है। तो वास्तव में जो हीट है वो किस पर डिपेंड करेगी? ये जो हीट है वो आपके डिपेंड करेगी एक तो K पर और एक डेल्टा T पर, इन दोनों पर ये डिपेंड करने वाली है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले तो K, इसके लिए आपके थर्मल कंडक्टिविटी है 3K। टेम्परेचर, जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ऊष्मा का प्रसार हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस भी हमें उसी डायरेक्शन में लेना है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस T। एरिया इसका A है और लेंथ जो है वो है L। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए लिख लीजिए। तो ये इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी है 2K, टेम्परेचर हो गया T माइनस 50 A बाई L, और इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय चालकता है K, टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 20 बाई L। तो KA बाई L ये तो पूरे में से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर 3 इंटू 100 ये कितना हो गया बेटा? 300 माइनस 3T बराबर 2T माइनस 100 प्लस T माइनस 20। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए 3T प्लस 2T कितना हो गया? 5T। 5T प्लस T यानी कि ये जो टेम्परेचर है वो हो गया आपके 60, और 100 प्लस 300 400,
400 प्लस 20 420, तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 420/6 यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए, द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट 220 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 वोट। तो ब्लैक बॉडी यानी कि किसी कृष्णिका से आपके ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित हो रही है 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो कितनी हो रही है 20 वॉट। आपको बोला गया है इफ टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज चेंज टू 727 डिग्री सेल्सियस देन इट्स रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड विल बी। तो इससे कितनी ऊर्जा जो है वो आपके उत्सर्जित होगी। तो एनर्जी रेडिएटेड जो होती है वो होती है सिग्मा ए टी की पावर 4। प्रति सेकंड जो है ऊष्मा जो उत्सर्जित हो रही है वो है सिग्मा ए टी की पावर 4। तो यानी कि जो आपके एनर्जी है वो टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम रेशो ले लेते हैं बेटा, P2/P1 इज इक्वस टू T2/T1 की पावर 4। तो यहाँ से P2 आ जाएगा बराबर P1 T2/T1 की पावर 4। तो बेटा इनिशियली आरंभ में जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी वो थी 20 वोट, और T2 की वैल्यू जो है, अब यहाँ पर देखो आप, T2 ये था हमारा 727 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। इसी तरीके से अगर T1 की वैल्यू की बात करें तो ये था आपके 227 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाएगा आपके 500 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें पुट करनी होती है बेटा वो हमें केल्विन के अंदर रखनी होती है। तो ये है आपके 1000/500 की पावर 4। ये इससे बेटा 2 टाइम्स चला जाएगा, और 2 की पावर 4 जो है वो कितना होता है 16। तो 20 × 16 यानी कि 320 वॉट जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम 2 लीटर इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके बेटा कोई गैस है जिसका जो दाब है वो 2 एटमॉस्फेयर है, और आपके आयतन है 2 लीटर, और तापमान दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस। कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम आपके चेंज नहीं होगा। इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज टू 927 डिग्री सेल्सियस देन इट्स न्यू प्रेशर विल बी। ठीक है, यानी कि अगर आयतन को नियत रख के इसके तापमान को 927 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आपको बताना है कि नया दाब जो है वो क्या होगा। तो बेटा गैल्यूसेक के लॉ के अकॉर्डिंग आपके वॉल्यूम जो है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक लॉ, गैल्यूसेक के लॉ के अनुसार इसमें वॉल्यूम जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो P2/P1 बराबर T2/T1। तो P2 बराबर हो जाएगा P1 × T2/T1। तो P1 इनिशियल हमारा जो प्रेशर था वो कितना था बेटा 2 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर जो था इनिशियली वो था आपके 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हो गया बेटा 400 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 हम ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से T2 अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 927 + 273 यानी कि 1200 केल्विन आपके हो जाएगा। तो T1 आ गया, T2 आ गया, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 1200 केल्विन अपॉन 400 केल्विन, तो ये इससे चला गया बेटा 3 टाइम्स, तो 3 × 2 = 6 एटमॉस्फेयर। तो जो परिणामी दाब होगा यानी कि नया जो दाब होगा, नया जो प्रेशर होगा वो आपके 6 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस इज। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, एक चक्रीय प्रक्रम है। तो इसमें वर्क डन क्या होगा? तो बेटा ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, अगर हम इसका एरिया निकाल लें, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन जो है, यहां पर देखो ये कैसा है, आपके ट्रायंगल की शेप में है बेटा, त्रिभुज है। तो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 बेस, बेस इसका कितना होगा बेटा? 3v1 माइनस v1, और हाइट, हाइट होगी 4p1 माइनस p1। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क डन यानी कि कार्य आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2v1 इंटू 3p1। तो बेटा 2 से 2 चला जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा 3p1v1। ठीक है, तो ये आपके वर्क डन आ गया, यानी कि किया गया कार्य निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 81 टू 79 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट। 5 मिनट में एक वस्तु जो है 81 से आपके 79 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो गया। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग यानी कि वातावरण का जो तापमान है वो कितना दे रखा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कूल फ्रॉम 71 टू 69 डिग्री सेल्सियस इज। तो 71 से 69 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा? तो जैसा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस पर बेस्ड है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि न्यूटन के शीतलता के नियम पर बेस्ड है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल t बराबर माइनस का k एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत तापमान T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T सराउंडिंग यानी कि वायुमंडलीय तापमान। ठीक है, इसके अंदर बेटा हमें वैल्यू रखनी है और 2 बार रखनी पड़ेगी। तो एक बार इक्वेशन बनाएंगे हम 81 से 79 डिग्री सेल्सियस के लिए और एक बार बनाएंगे 71 से 69 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो चलिए रखते हैं। तो 81 से 79 हो रहा था इनिशियली और 5 मिनट में हो रहा था, इज इक्वल टू माइनस का के 81 प्लस 79 बाई 2 माइनस 20। तो ये हो गया बेटा 2/5 इज इक्वल्स टू माइनस का के 81 और 79 का एवरेज यानी कि औसत वो कितना आ जाएगा आपके 80, और 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा 60। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब हम सेम यही इक्वेशन लगाते हैं किसके लिए? 71 से 69 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो 71 माइनस 69 अपॉन, मान लेते हैं कि इसमें कोई टाइम लग रहा है t, वही हमें निकालना था, इज इक्वल टू माइनस का के एवरेज टेम्परेचर। तो 71 प्लस 69 बाई 2 माइनस 20। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2/t इज इक्वल टू 71 और 69 का जो एवरेज है, औसत है, वो कितना आ जाएगा 70, और 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा 50। तो माइनस के इंटू 50, ये आपके इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो 1 में हम 2 का डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2/5 अपॉन, तो ये उल्टा हो जाएगा आपका t/2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इधर की तरफ है माइनस के इंटू 60 और इक्वेशन नंबर 2 में है माइनस के इंटू 50। तो बेटा माइनस के से माइनस का के और 0 से 0 चला जाएगा। इसी तरीके से इस 2 से ये 2 चला जाएगा, तो ये आ गया t/5 इज इक्वल्स टू 6/5। ये 5 से भी 5 चला जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 6 मिनट। तो 71 से 69 तक कूल होने के लिए 71 डिग्री सेंटीग्रेड से 69
डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने के लिए इसको 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए, द प्रेशर P and volume V plot for two gases during adiabatic processes as shown in the figure. The graph A and B may corresponds to। यहाँ पर बेटा दाब और आयतन के मध्य वक्र दिया गया है दो एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि दो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, और आपको बताना है कि ये ए और बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। तो बेटा अगर हम बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस की, रुद्धोष्म प्रक्रम की, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V की पावर गामा के। तो यहाँ पर दाब जो है वो आयतन की घात गामा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर हमें अलग अलग गैसेस दे रखी है, हीलियम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्लोरीन फ्लोरीन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक तो है आपके डाई एटॉमिक गैस है, एक मोनो एटॉमिक गैस है। तो बेटा अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक के लिए यानी कि एकल परमाणविक के लिए आपके गामा जो है वो 1.66 होता है, और डाई एटॉमिक के लिए जो है द्विपरमाणविक के लिए जो है गामा 1.4 आपके होता है, यानी कि गामा मोनो एटॉमिक के लिए ज़्यादा है। अब गामा मोनो एटॉमिक यानी कि एकल परमाणविक के लिए ज़्यादा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ग्राफ जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि इसके आयतन को कम किया जा रहा है। तो बेटा आयतन को अगर हम कम करेंगे तो दाब जो है वो बढ़ेगा, अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो इसका प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज किसका होगा, जिसका गामा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर गामा ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज होगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ए जो है वो होना चाहिए मोनो एटॉमिक गैस, और बी जो है ये होना चाहिए डाई एटॉमिक। बी जो है ये होना चाहिए डाई एटॉमिक। तो ये मोनो एटॉमिक और ये होगा आपके डाई एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक यानी कि एकल परमाणविक गैस, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं तो इसमें हमें हीलियम दिखाई दे रही है, और डाई एटॉमिक जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सभी आपके डाई एटॉमिक है। तो ए वाला जो है वो होना चाहिए मोनो एटॉमिक यानी कि हीलियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट होगा कि ए वाला जो है वो आपके मोनो एटॉमिक के लिए होना चाहिए जो कि हीलियम गैस है, और बी वाला जो है वो आपके नाइट्रोजन के लिए होना चाहिए क्योंकि वो आपके डाई एटॉमिक गैस है। तो बच्चों इसमें जो सबसे मेन चीज़ थी वो यही थी कि जिसका गामा ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज होगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपके अगर हम बात करें तो ए वाला जो ग्राफ है वो आपके होना चाहिए मोनो एटॉमिक के लिए, और बी वाला जो ग्राफ है वो होना चाहिए डाई एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, 3 non-reacting gases A, B and C having same pressure P and volume V and temperature T are mixed। तो 3 जो है अक्रिय गैसें हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, कौन कौन सी, A, B और C हैं, और तीनों का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी कि दाब, आयतन और तापमान जो है वो आपका कैसा है, समान है। आपको बोला गया है इफ द मिक्सचर हैज ए वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T देन प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी, यानी कि मिक्सचर का वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा और टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा हम यहाँ पर डाल्टन का जो लॉ है, नियम है, उसको अपन यूज में ले सकते हैं। तो डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन का जो लॉ है वो कहता है कि जो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो इन तीनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के एडिशन के बराबर होगा, यानी कि मिक्सचर का जो प्रेशर है वो इन तीनों गैसेस के प्रेशर के बराबर होगा एडिशन के। तो तीनों का प्रेशर क्या है, P ही है,
तो मिक्सचर का जो प्रेशर है वो आपके 3p हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड थ्रू द RMS स्पीड ऑफ द गैस इज, यानी कि औसत चाल और वर्ग माध्य मूल चाल जो है इसका अनुपात आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो बेटा अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की तो V एवरेज जो है ये होता है √8RT/πm। ठीक है, ये होती है हमारी एवरेज स्पीड। और अगर हम RMS स्पीड की बात करें तो ये होती है बेटा √3RT/m। ठीक है, हमसे इनका रेशो पूछा है यानी कि अनुपात पूछा है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा RT से RT चला जाएगा, M से M चला जाएगा, तो V एवरेज अपॉन V RMS ये आपके आ जाएगा √8 अपॉन √3π। ये आपके रेशो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। और ऐसा जो है हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में जो है वो आपको दे रखा है कि औसत चाल और वर्ग माध्य मूल चाल का जो अनुपात है वो होगा √8 अपॉन √3π के बराबर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द करेक्ट ग्राफ बिटवीन V/T एंड 1/V फॉर एन आइडियल गेट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि नियत दाब पर V/T और 1/V के मध्य जो है वो कैसा वक्र बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा। तो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो आपकी होती है PV = nRT। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। तो बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, दाब नियत है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि V/T बराबर जो है वो क्या हो जाएगा nR/P, और ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, एक बार जो आपने गैस ले ली उसमें वो फिक्स्ड हो गए। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और P यानी कि प्रेशर यानी कि दाब ये भी आपका नियत है। तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो V/T का रेशो जो है वो कैसा होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। अब बेटा इस V/T का ग्राफ हमें 1/V के साथ पूछा है, तो बेटा ये कांस्टेंट टर्म है, इसका ग्राफ आप किसी के भी साथ बनाएंगे तो वो कैसा आने वाला है, कांस्टेंट ही आने वाला है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने आज के पेपर ब्रह्मस्त्र सीरीज के यहाँ पर डिस्कस किए। चलिए मिलते हैं अगले पेपर में। ओके, थैंक यू।